प्रभावशाली सामूहिक सौदेबाजी के प्रभावशाली सामूहिक सौदेबाजी के पूर्व की आवश्यक बातें। प्रे रिक्वेस्ट ऑफ इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी प्रभावशाली न होने पर संपूर्ण समय ही व्यर्थ जाता है। सामूहिक सौदेबाजी करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों, विचारों आदि का होना परमावश्यक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के अनुसार प्रभावशाली सामूहिक सौदेबाजी से पूर्व निम्न बातों का होना आवश्यक है। वास्तविक रूप से प्रतिनिधि पक्षपात रहित एवं सुदृढ़ समसंघ होना चाहिए जो संवैधानिक रूप से कार्य करता हो। प्रगतिशील एवं दृढ़ प्रबंधक वर्ग हो जिसे अपने व्यवसाय के स्वामियों, कर्मचारियों, उपभोक्ताओं तथा देश के प्रति दायित्वों का भान हो। आधारभूत उद्देश्यों के प्रति मतैक्यता तथा पारस्परिक अधिकारों एवं दायित्वों की मान्यता होनी चाहिए। जहाँ की संस्था की अनेक इकाइयाँ हो वहाँ प्रत्येक इकाई को अधिकारों का प्रत्यायोजन होना चाहिए। औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए तथ्यों की जानकारी की विचारधारा को स्वीकार किया जाना चाहिए तथा नई विधियों एवं उपकरणों के प्रयोग की इच्छा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त निम्न कुछ और भी बातें हैं जो प्रभावशाली सामूहिक सौदेबाजी से पूर्व होनी आवश्यक है। संयोजकों तथा कर्मचारियों में लो और दो की भावना होनी चाहिए। दोनों पक्षकारों में पारस्परिक सद्भाव होना चाहिए तथा कोई कानून दबाव नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षकारों में आपसी विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए जिसके द्वारा ही वे आसानी से सौदेबाजी कर सके। सामूहिक सौदेबाजी के मामले स्पष्ट होने चाहिए और सामूहिक सौदेबाजी का कार्यक्रम तय कर लेना चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत। सामूहिक सौदेबाजी की सफलता के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। प्रोफेसर अर्नोल्ड पी कैंपो ने सामूहिक सौदेबाजी के कुछ सामान्य सिद्धांत सुझाए हैं। उन्होंने इन सिद्धांतों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया है। पहला, श्रम संघ तथा प्रबंधकों दोनों के लिए सामान्य सिद्धांत। श्रम संघ तथा प्रबंधकों दोनों को ही सामूहिक सौदेबाजी की सफलता के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी शैक्षिक के साथ साथ सौदेकारी प्रक्रिया भी होनी चाहिए। शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में कर्मचारी तथा प्रबंधक अपने पक्ष को एक दूसरे को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। सौदेकारी प्रक्रिया के रूप में वे एक दूसरे से अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं। अतः सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में श्रम संघ नेताओं को अपनी मांगें, आवश्यकताएं, परिवेदनाएं तथा कर्मचारियों की भावनाएं प्रबंधकों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए और दूसरे प्रबंधकों को भी अपने आर्थिक समस्याओं को श्रम नेताओं तथा उनके माध्यम से कर्मचारियों को स्पष्ट करने का अवसर मिलना चाहिए। दोनों ही पक्षकारों को सामूहिक सौदेबाजी को समस्याओं के यथासंभव सर्वोत्तम समाधान खोजने की विधि के रूप में समझना चाहिए, न कि यथासंभव अधिकाधिक प्राप्त करने के साधन के रूप में। उन्हीं समस्याओं से समझौता करने के स्थान पर उनके समाधान के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। दोनों ही पक्षकारों को एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए ताकि किए गए समझौतों को क्रियान्वित कराने के लिए उनमें पर्याप्त सौदेकारी शक्ति होनी चाहिए। उनमें पारस्परिक विश्वास सद्भाव होना चाहिए तथा उनमें व्यवहारिक रूप से प्रभावी सामूहिक सौदेबाजी करने की इच्छा होनी चाहिए। दोनों ही पक्षकारों के नेतृत्वकारी व्यक्ति ईमानदार, योग्य तथा उत्तरदायी होने चाहिए, तभी प्रभावकारी एवं अर्थपूर्ण सामूहिक सौदेबाजी हो सकेगी। और दोनों ही पक्षकारों को सामूहिक सौदेबाजी में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कानूनों का सतर्कता से पालन करना चाहिए। दोनों ही पक्षकारों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सामूहिक सौदेबाजी एक प्रकार का मूल्य निर्धारण ही है तथा सामूहिक सौदेबाजी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है जबकि श्रम के मूल्य का अन्य मूल्यों के साथ समुचित समायोजन कर लिया गया हो। अब है प्रबंधकों के लिए सिद्धांत। प्रबंधकों को एक व्यवहारिक श्रम नीति का विकास एवं पालन करना चाहिए। श्रम संघों को मान्यता प्रदान करनी चाहिए तथा उन्हें अपने संगठन में रचनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। श्रमिकों की सद्भावना को बनाए रखने तथा उनमें सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रबंधकों को समय समय पर श्रम शक्ति का नियमन करने वाले नियमों तथा विनियमों का पुनरावलोकन करते रहना चाहिए। और श्रम संघों को उत्तरदायी और संतुलित बनाए रखने के लिए प्रबंधकों को उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए तथा संतोषजनक संबंध बनाए रखने चाहिए। प्रबंधकों को श्रम संघों द्वारा परिवेदनाएं प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्हीं श्रमिकों की परिवेदनाओं को स्वतः जानने एवं हल करने का प्रयास करना चाहिए।
प्रबंधकों को अपनी संस्था में केवल एक ही श्रम संघ से वार्तालाप करने चाहिए। यदि दो श्रम संघ की मान्यता की मांग करे तो बहुसंघ की सदस्यता को प्रमाणित करने वाले श्रम संघ से ही वार्ता करनी चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी के आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करते समय प्रबंधकों को उसके सामाजिक प्रभावों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब तीसरा है श्रम संघों के लिए सिद्धांत। श्रम संघों को सामूहिक सौदेबाजी सफलता के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों या बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, संगठित श्रम को प्रदत्त अधिकारों की दृष्टि से आवश्यक है श्रम संघों को अपनी संस्था में शोरगुल तथा अन्य अप्रजातांत्रिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्रम संघ नेतृत्व कार्य को केवल अधिक मजदूरी प्राप्त करने, कार्य घंटे कम कराने तथा अच्छी कार्यदशाएं प्राप्त करने के कार्यों तक ही अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। उनका यह भी कर्तव्य है कि वे अपव्यय को रोकने, उत्पादन की समय यात्रा को बढ़ाने में प्रबंधकों की सहायता करें। श्रम संघ के नेतृत्व कार्यों को सामूहिक सौदेबाजी के आर्थिक प्रभावों के बारे में भी विचार करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध उनकी संस्था की आय तथा साधनों से होता है। श्रम संघों को उन प्रतिबंधात्मक नियमों एवं विनियमों उठाने में सहयोग करना चाहिए जो संस्था की लागतों तथा मूल्यों में वृद्धि करते हैं। श्रम संघों को हड़ताल का सहारा तभी लेना चाहिए जबकि विवादों निपटारे के सभी प्रयास असफल हो चुके हैं। अब है सामूहिक सौदेबाजी की सफलता की आवश्यक बातें। एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी की सफलता कई बातों पर निर्भर करती है। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। पहली, सामूहिक सौदेबाजी का प्रारंभ आपसी सहयोग एवं मित्रतापूर्ण वातावरण में होना चाहिए। प्रबंधकों के प्रतिनिधियों को श्रम प्रतिनिधियों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, तब बातों को सुनकर उत्तेजना नहीं लानी चाहिए। सौदेबाजी के कार्यक्रम के अनुसार विवाद तय करते जाना चाहिए। दोनों पक्षकारों को वार्ता उचित समय के अंदर समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों को वार्ता के मामलों पर पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दोनों पक्षकारों को तथ्यपूर्ण वार्तालाप करना चाहिए, व्यर्थ की बातों में समय नहीं लगाना चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी के कुछ सिद्धांतों एवं मानकों को निश्चित कर लेना चाहिए। प्रबंध प्रतिनिधियों को हड़तालों के भय से गलत अनुबंधों के लिए प्रेरित नहीं होना चाहिए और दोनों पक्षकारों को खुले मस्तिष्क से पक्षपातहीन समझौता करना चाहिए। प्रत्येक पक्ष के एक प्रतिनिधि को एक ही समय पर बोलना चाहिए। उन मांगों पर सबसे पहले विचार करना चाहिए जिन पर कम समय तक धन व्यय होता हो, तथा उन मांगों पर सबसे बाद विचार करना चाहिए जिन पर समय और धन सबसे अधिक खर्च होता हो। श्रम संघों के राजनीतिक उद्देश्यों को सामूहिक उद्देश्यों में सामूहिक सौदेबाजी में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। संस्था के संबंधित व्यक्तियों को समय समय पर सौदेबाजी की प्रकृति से अवगत कराते रहना चाहिए। यदि मामला राष्ट्रीय महत्व का है तो समय समय पर इसकी जानकारी सामान्य जनता को भी दी जानी चाहिए। दोनों पक्षकारों को एक दूसरे की भावनाओं में विचारों का हत्या करना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचे। दोनों पक्षकारों को सामान्य नियम, सह नियम और न्यायालय के निर्णयों का ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक सौदेबाजी की सभा के बाद की अगली सभा का समय, स्थान व कार्यक्रम समाप्त होने वाली सभा में तय कर लेना चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। एडविन बी फिलिपो के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी प्रक्रिया का वास्तविक संचालन बहुत जटिल किंतु रुचिप्रद होता है। उनका मत है कि यद्यपि सौदेबाजी के विभिन्न रूप में हो सकते किंतु इसकी एक आधारभूत प्रक्रिया है जिसका पालन करना परम आवश्यक है। सामूहिक सौदेबाजी प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नलिखित प्रमुख चरण होते हैं। पहला, वार्ता के पूर्व का चरण। दूसरा, वार्ताकारों का चुनाव। तीसरा, सामूहिक सौदेबाजी की रीति नीति। चौथा, सौदेबाजी की युक्तियाँ। पांचवा, अनुबंध। और छठा, अनुबंध का क्रियान्वयन या प्रशासन। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला, वार्ता के पूर्व का चरण, प्री नेगोशिएशन फेज। सामूहिक सौदेबाजी की सफलता के लिए ये आवश्यक है प्रबंधकों को वार्ता के संबंध में पूर्व जानकारी हो। वार्ता के विभिन्न पहलुओं का संस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये बात प्रबंधकों के मस्तिष्क में स्पष्ट होनी चाहिए। उन्हें प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की क्रियाओं का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रबंधकों को उन सर्व संघों का अध्ययन भी करना चाहिए जिनके साथ उन्हें वार्ता करनी है। उनकी शक्ति का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। संक्षेप में सामान्यतः वार्ता से के पूर्व की निम्न बातों का विचार कर लेना चाहिए। यदि प्रथम बार वार्ता हो रही है तो सामूहिक सौदेबाजी के विषयों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लेना चाहिए, किंतु ऐसी वार्ता पूर्व में भी हो चुकी हो तो वार्ता में नए विषयों जोड़ने पर विचार किया कर लेना चाहिए। वार्ता के लिए प्रतिनिधि श्रम संघ या सौदेगारी एजेंट
को विधिवत मान्यता प्रदान कर देनी चाहिए। समस्त उद्योग में परिचालित वेतन तथा मजदूरी दरों, सीमांत लाभ तथा अन्य आर्थिक प्रावधानों का अध्ययन कर लेना चाहिए। संस्था में कच्चे माल से लेकर बिक्री एवं वितरण तक की विभिन्न क्रियाओं में आने वाली श्रम लागतों का पूर्ण विस्तार से अध्ययन कर लेना चाहिए। पहले के श्रम अनुबंधों का विश्लेषण कर उनकी वास्तविक तथा भविष्य में आने वाली लागतों को ज्ञात कर लेना चाहिए। किन्हीं तकनीकी अथवा उत्पादन विधियों में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप श्रम शक्ति की मात्रा एवं आवश्यकता के परिवर्तन को ध्यान में रखना चाहिए तथा इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका श्रम अनुबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। श्रम अनुबंध के उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक विशेष कार्यक्रम तैयार कर लेना चाहिए और प्रबंध के सभी स्तरों का यहाँ तक कि आवश्यकता हो तो संचालक मंडल का सहयोग भी प्राप्त कर लेना चाहिए। श्रम प्रबंधकों को एक वास्तविक सुदृढ़ स्पष्ट दर्शन तय कर लेना चाहिए। सेवा आयोजकों के प्रतिनिधियों को श्रम संघों की नीतियों एवं उनके प्रतिनिधियों के बारे में सभी बातें पूर्ण रूप से ज्ञात कर लेनी चाहिए। वार्ताकारों का चयन, सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएटर्स। सामूहिक सौदेबाजी में वार्ताकारों के चयन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। वार्ताकारों की क्षमता पर ही ये निर्भर करता है कि किस प्रकार के श्रम संघों के प्रतिनिधियों को संतुष्ट करते हैं। सामान्यतः प्रबंधकों की ओर से श्रम कल्याण अधिकारी, सेवा के प्रबंधक, प्रबंध संचालक इन वार्ता में भाग लेते हैं। श्रम की ओर से प्रायः श्रम संघ के पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आदि भाग लेते हैं, किंतु श्रमिकों की ओर से वार्ता भाग लेने वाले व्यक्ति मान्यता प्राप्त श्रम संघ के प्रतिनिधि या सौदेगारी एजेंट भी ही होने चाहिए। प्रबंधकों को अपने वार्ता में चुनाव में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस कोड करोति इत्यादि के अनुसार वार्ता के लिए संस्था के ऐसे अधिकारियों को प्रतिनिधित्व करना चाहिए जिन्हें प्रबंध के विस्तृत क्षेत्र में कुछ करने या तक कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अधिकार भी हो। इन विद्वानों के अनुसार प्रबंधकों के वार्ताकारों में निम्न गुण होने चाहिए। उनको श्रम संबंधों के संबंध में खुले विचार रखने चाहिए। विधान के द्वारा निर्धारित सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और सामूहिक मनोविज्ञान को पूर्ण रूप से समझकर श्रम संघ के नेताओं से बात करते समय प्रयोग करना चाहिए। उसी व्यक्ति रूप से पूर्ण ईमानदार होना चाहिए। उसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वह दूसरों से अपने लिए करवाना चाहता है। उसे तात्कालिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। उसे स्पष्टवादी होना चाहिए। उसमें स्थिति का मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए। उसे मस्तिष्क की खाइयों को पाड़ने कला का ज्ञान होना चाहिए। उसे कानून तथा कानून के अंतर्गत न्यायालयों के निर्णयों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सौदेबाजी की रीति नीति, स्ट्रेटेजी ऑफ बार्गेनिंग। सौदेबाजी प्रारंभ करने से पूर्व सौदेबाजी की रीति नीति निश्चित कर लेनी चाहिए। प्रबंधकों एवं श्रमिकों दोनों को ही रीति नीति तय कर लेनी चाहिए। उन्हें मांगों की सीमाओं को पहले से ही तय कर लेनी चाहिए और अतः उन मांगों को नीति निर्धारित करने के समय ध्यान रखना चाहिए। प्रबंधकों को तय कर लेना चाहिए कि वे किस सीमा तक श्रमिकों की मांगों को मानने की स्थिति में हैं। इसी प्रकार श्रमिकों को भी तय कर लेना चाहिए कि वे किस सीमा तक अपने मांगों के लिए झुक सकेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों को अपने अपने सामूहिक सौदेबाजी की योजना में नीति से निर्धारित कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से सौदेबाजी करने में अनावश्यक समय बर्बाद नहीं होगा और ठोस अनुबंध किया जा सकेगा। सामान्य रीति नीति निश्चित करने में निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अधिकाधिक की सीमा तक मांगे मानी जा सकती है। इसे संबंधी ऊपर से भी लिखा जा चुका है। प्रबंध को प्रारंभ मांगों के कुल प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए। केवल मौद्रिक प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए बल्कि अन्य प्रभावों को भी ध्यान में रखना चाहिए। संस्था के महत्वपूर्ण कर्मचारियों एवं प्रबंधकों को सौदेबाजी की प्रकृति से अवगत रखने की योजना निर्धारित कर लेनी चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो जनता को भी सौदेबाजी की प्रकृति से अवगत करवाने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। सौदेबाजी की रीति नीति में हड़ताल के भय का प्रभाव नहीं होना चाहिए। सौदेबाजी की युक्तियाँ, टैक्टिक्स ऑफ बार्गेनिंग। सौदेबाजी की युक्तियों से आज से सौदेबाजी के पक्षकारों द्वारा वार्ता के समय लिए जाने वाले विभिन्न दाव पेचों से हैं, क्योंकि प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रभावित या भ्रमित करना चाहता है। अतः वे अनेकों दाव पेचों या युक्तियों का प्रयोग करते हैं। एडविन बी फिलिपो के अनुसार सामान्यतः श्रम प्रतिनिधियों द्वारा यही युक्ति प्रयुक्त की जाती है कि वे अपने मांगों को एक एक करके निपटना चाहते हैं। श्रम प्रतिनिधि इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक अनुबंध के प्रत्येक वाक्य को एक एक करके निपटाया जाए तो दूसरे वाक्य में पूर्व मूल्यांकन दोहराव किया जाए। दूसरी ओर प्रबंधकों द्वारा इस बात को दबाने का प्रयास किया जाता है कि मांगों का निपटारा एक एक करके न हो बल्कि संपूर्ण मांग पत्र पर एक साथ विचार विमर्श किया जाए। किंतु वास्तव में होना चाहिए कि पहले एक एक वाक्य के लिए अस्थायी समझौता कर लिया जाए और जब सब वाक्यों पर अस्थायी समझौता हो तो एक अनुबंध तैयार कर लिया जाए। दूसरी युक्ति ये प्रयुक्त किया जाता है वह है कि प्रबंधक अधिक लंबे समय तक वार्ता चलाना चाहते हैं जबकि श्रमिक शीघ्र समाप्त करना चाहते हैं।
इस प्रकार अन्य कई युक्तियां दोनों ही पक्षकारों सामूहिक सौदेबाजी के समय प्रयुक्त करते हैं, किंतु कुछ लोग इन युक्तियों का प्रयोग का विरोध करते हैं तथा यह मत व्यक्त करते हैं कि सौदेबाजी करते समय मोलभाव नहीं करना चाहिए। उनका मत है व्यवसायिक सौदे तथा श्रम सौदों में अंतर होता है। श्रमिक चूंकि मनुष्य हैं अतः नियुक्तियों के प्रयोग से मानव तत्व की अवहेलना होती है और अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं तथा शीघ्र ही नहीं विवाद उठ जाते हैं। और अनुबंध द कॉन्टेक्ट सामूहिक सौदेबाजी में विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करते हुए दोनों पक्षकार एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वे कुछ बातें निश्चित कर लेते हैं, उनको लिखकर दोनों पक्षकार हस्ताक्षर करके स्वीकार करते हैं। वे सामूहिक अनुबंध कहलाता है, कलेक्टिव एग्रीमेंट। दोनों पक्षकार इस अनुबंध का पालन करते हैं तथा अनुबंध की अवधि में कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो अनुबंध के विपरीत हो। इस अनुबंध में सामान्य मजदूरी, वेतन, अनुषंगी लाभ, कार्य दशाएं, सेवा की अन्य शर्तें, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण आदि संबंधित बातें होती है। अब छठा है अनुबंध या का क्रियान्वयन या प्रशासन, इम्प्लीमेंटल या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सामूहिक सौदेबाजी अनुबंध की सफलता उसके सफल क्रियान्वयन प्रशासन पर निर्भर करती है। इस हेतु सर्वप्रथम सौदेबाजी के अनुबंध को छपाकर इसकी प्रतियों को संस्था के सभी विभागों, अधिकारियों, संस्था के पदाधिकारियों तथा सभी श्रमिकों में वितरित करवाना चाहिए। तत्पश्चात अनुबंध के अनुरूप प्रबंधकों, श्रम संघों तथा श्रमिकों सभी को अपने अपने कर्तव्यों दायित्वों को पूरा करना चाहिए। अनुबंध प्रशासन के संबंध में अपन को ये ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।